इस वक्त मेरे सामने वो साहिबा बैठी हुई हैं जिनको आप ऑलमोस्ट डेली ही टीवी पर देखते हैं, ढेर सारे टोटके बताती हैं वो हमें। मेरा ख्याल है टाइम को वेस्ट नहीं करती, मैं सीधा उनके पास ले चलती हूँ। डॉक्टर बिल्किस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और ठाक। इतनी कोई प्यारी लग रही हैं आप, सीरियसली इतनी अच्छी लग रही हैं। वेरी पॉजिटिव ऑरा, माशाल्लाह, वेरी ल्यूमिनस पर्सनालिटी, माशाल्लाह थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। बस ये आप लोगों के मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है सब दर का। हमारे मेकअप आर्टिस्ट का नहीं, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह यू आर ब्यूटीफुल। और दूसरा ये बताइए कि आपका अपना इतना ग्लो का राज क्या है? आपने जैसे कहा ना, पॉजिटिविटी। सबसे पहले आपका इनर सोल अच्छा होगा तो ही आप अच्छे लगेंगे। सही है, खूबसूरती जो है ना वो इनर सोल से आती है। तो आपको अंदरूनी जो आपका कैफियत है वो सही होनी चाहिए। पॉजिटिविटी, नेगेटिव लोगों का ऑरा भी नेगेटिव होता है और वो सारी चीज़ें आपके लार्जेस्ट ऑर्गन पे आ जाती है, स्किन पे। ये वैसे बात आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरा पता है क्या एक स्लोगन है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, आज ना फिर कल आएगा। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात की क्योंकि हमारा सेगमेंट जो इस वक्त आने वाला है ना वो भी यही है। हम अपने चलते हैं सेगमेंट की जानिब जो कि है आज की सोच। अच्छा, दूसरा ये हम बात करेंगे आज की सोच में, जो जैसे आपने कहा कि आज की सोच, तो मुझे तो क्या, हम सभी लोगों को ये जानना है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में सबसे पहले हमें हो जाता है फ्लू, और हम अपनी जो हमारी वो होती है, क्या कहना चाहिए, जो हमारा फोकस होता है ना वो हो जाता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर कि इम्यूनिटी शायद हमारी वीक है इसलिए फ्लू हो गया। एक तो ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है, और अगर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर ओवरकम कैसे करें? ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है। मेरे स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप पे अगर फ्लू वायरल भी है वो अगर हमला भी करेगा तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी अच्छी तरह लड़ेगी कि आप दिनों में सही हो जाएंगे। अब कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि भाई हमें जो है ना नज़ला जाता ही नहीं अगर एक दफ़ा हो जाए, क्यों? उनकी इम्यूनिटी लो होती है। कुछ लोग कहते हैं हाँ यार नज़ला हुआ था, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मैं सही हो गया। तो ये सारा बेस करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज़्यादा हाथ किस चीज़ का है? ऑर्गेनिक फूड का है, हेल्दी लाइफस्टाइल का है, नींद का है, ओवरऑल चीज़ों का है? अगर कोई आपसे पूछे कि मेरी इम्यूनिटी बहुत लो है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ? हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपका खाना पीना आ जाता है, और इम्यूनिटी बूस्टर। देखिए, इम्यून को अच्छा करने के लिए विटामिन सी की सब बात करते हैं, लेकिन विटामिन D3 भी बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है। ओवरऑल आपकी जो ब्लड कल्चर है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल और धूप लेना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी मतलब ओवरऑल मिनरल्स हम समझ रहे होते हैं कि हम खाने से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ खाने से मिल रहा है, कुछ फ्रूट से मिल रहा है, कुछ फिटनेस आप वर्कआउट करते हैं वो आपके अंदर जनरली डेवलप हो रहा होता है। तो कलेक्टिवली है, बिल्कुल यही कि हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जो छोटे बच्चे हैं, जब नई नई सर्दी आती है हम देखते हैं छोटे बच्चे वो टोपियों में, ग्लव्स में माएँ उनको कर लेती हैं, और खुद भी ऐसा कुछ गर्म, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं स्पेशली, कि खुद भी कुछ ऐसा गर्म खाएं कि बच्चे को भी जो है वो गर्माइश मिले। तो उन छोटे बच्चों की इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट की जाए? क्या माँओं के ऊपर होता है कि माएँ कुछ ऐसा हेल्दी खाएं जो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करें? एक तो ये वाला सवाल है मेरा। फिर आ जाते हैं इससे निकल के 2 साल 3 साल के बच्चे, क्योंकि जब सर्दी आती है सबसे ज़्यादा बीमार छोटे बच्चे ही होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसीलिए हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि पहली सर्दी है ना, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। अब उसको जब ज़माना बदला, नई सोच ने हमें घेरा, तो फिर बीमारियां ज़्यादा हो गई। सबसे पहले लैक्टिंग मदर्स जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अजवाइन का पानी पिएंगी तो फिर उससे ही फ़र्क पड़ेगा, उनको हर ग्रुप लेना है। माँ के दूध में सिवाय विटामिन सी के सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने बच्चे को धूप भी देना है। अब विटामिन सी हम बच्चे को ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी, उसको सिर्फ माँ का दूध ही सब कुछ है। आप मदर फीड उसको दें, और जो मदर फीड शुरू के दिनों का होता है वो बूस्टर होता है बच्चे के लिए, उसको बीमारियों से बचाने के लिए होता है। तो माँ का दूध नंबर 1। अच्छा, उसके अलावा बच्चों को ये नहीं है कि पूरा जो है ना सारी चीज़ों में लपेट के पता नहीं उसको क्या बना दें कि ना हिल सके ना बोल सके, रिवॉर्ड बन जाते छोटे से बच्चे। आप बच्चे को नहलाएं, बाथरूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एक होना चाहिए।
हम क्या करते हैं कि रूम को बहुत गर्म कर लेते हैं, वॉशरूम को नहीं करते। वॉशरूम में जब हम निला के बाहर जब वहाँ निला रहे होते वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ये नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर बाथरूम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है ना, टेम्परेचर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और पहले के ज़माने में होता था कि मसाज करते थे, मसाज करने के बाद बच्चे को नहलाते थे। अब ये होता है कि माएँ जो है ना रिलैक्स हो गई, एक एक हफ्ते में वैसे वाइप कर रही होती हैं, ठीक है, वो भी सही नहीं। इवन दो के बच्चों को जो नैपी रैश हो जाते वो भी इसलिए कि हम उनको पानी से वॉश नहीं करते। प्लीज़ पैम्पर वाले बच्चों को थोड़ी सी जो है ना इतने रिलैक्स ना हो कि उनके मतलब कि उनको थोड़ा खुला छोड़ें और उनको पानी उनके बॉडी पे बहाएं, प्रॉपर्ली उनको क्लीन करें, पानी के साथ क्लीन करें। और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए माँ का ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए। जो बिल्कुल वो बच्चे हैं जो माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं, उनकी मैं बात करी। अगर माँ जंक फूड खा के ही फीड कराएगी तो बच्चे को क्या मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले के ज़माने में पूरा एहतमाम होता था, 40 दिन के लिए उनको अछवानी बना के देते थे, जैसे वो सूजी का, हाँ बिल्कुल। हर कोई अपने अपने तरीक़े से, हम जैसे मैं चित्राल की हूँ तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि गंदम को भिगोकर फिर उसको स्प्राउट्स करते हैं। स्प्राउट्स करने के बाद जब वो स्प्राउटिंग हो जाती है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड आयरन मिनरल्स सारे आ जाते हैं। फिर उसका आटा बना के फिर उसको देसी घी में ड्राई फ्रूट्स के साथ उसको भुना जाता है, वो माँ दूध में डाल के खाती है। वाह, तो सोचें क्या ताकतवर वो हो जाएगा। जी, अब जब आ जाते हैं 6 महीने के बाद के बच्चों पे, 6 महीने के बच्चे जब हो जाता है, जब उनके पहले स्टार्ट हो जाती है ग़िज़ा, तो सबसे पहले उनको सेब या नाशपाती से स्टार्ट करें, उसको गर्म पानी में, खौलते गर्म पानी में डाल के नरम करके उन्हें दें। जो भी बच्चे को ग़िज़ा दे 1 हफ्ते तक दे। पहले एक आउंस से शुरू करें ताकि पता चले कि किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको पोलन एलर्जी है तो शहद भी ना दें। अच्छा, उस एलर्जी में शहद नहीं देते? पोलन एलर्जी देखें, शहद बनता किससे, पोलन से बनता है ना, फूलों के रस से बनता है। अगर आपको पोलन एलर्जी है तो शहद कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ये है। फिर जैसे पहले के ज़माने में बच्चों को जो ग़िज़ा बनाई जाती थी देसी घी में सूजी को भून के इस तरह, अब क्या है, अब तो हम डब्बा खोलते दे देते, उससे इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती। प्रिजर्वेटिव्स बच्चों को ख़राब करती हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ, वो कहती कि अभी हमने नहीं किया, मैं कहती जब आँख खुली तब सवेरा। आप समझे कि आप सुबह फजर में नहीं उठी हैं, आप 11 बजे उठी हैं, 12 नहीं बजे। अगर 12 बज गए तो दिन चेंज हो जाएगा, मतलब कि कहते हैं ना कि 12 AM फिर PM हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि कोई मसला नहीं है, आप अभी से शुरू करें, क्योंकि माओं को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि देसी घी की खुशबू, सब कहेंगे अरे देसी घी की बदबू से ना हमें आ रही है देसी घी बदबू। देखिए, एक आपने नोट लगा लिया, बदबू। हमेशा से लाइक छोटेपन से कि जब माएँ घर में हम छोटे होते थे और माएँ बना रही होती थी तो वो हम कहते हैं क्या स्मेल आ रही है घर में, क्या कर रही है, फैला के रखा हुआ। हाँ, देखिए ये तो पहला नोट तो हमने ये लगा लिया, बिल्कुल इसमें से बदबू आती है। तो फिर जब आप उसको पहले ही नोट पे खुद ही आप उसको अवॉइड करेंगे तो बच्चों को क्या देंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उस बू से बचने के लिए डॉक्टर बिल्किस क्या करें? अच्छा, देसी घी बहुत अच्छा होता है लेकिन बलाई से नहीं निकालना चाहिए, दही की बलाई से निकालना चाहिए। और हल्के आंच पे उस मतलब कि पहले मक्खन बनाएं, फिर मक्खन को पिघा लें। हमारे यहाँ तरीका ही गलत है देसी घी बनाने का। पहली बार सुन रही हूँ। जी, फिर इसी की वजह से जब आप ना आती हैं तो कौन बताता है हमें। ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वही हम लोगों ने जो है ना अलग कर दिया। अच्छा, बलाई तो मतलब जैसे दूध की बलाई निकाल कर हम कलेक्ट करते हैं, फिर इसी तरह दही की बलाई को जमा करते हैं, वही प्रोसेस है लेकिन दही की बलाई से। दही की बलाई, ओके। अगर असल बनता था तो असल तो ये इस तरह बनता है कि मक्खन, दही को भिगोते मक्खन आ जाता है। मक्खन जो पेड़े होते हैं उसको जमा करते हैं ना मक्खन के, फिर उसको जो है ना उसको फिर लटका के उसमें से जितना पानी उसको निकाल के फिर उसको जो है ना आप हल्की आंच पे छोड़ते हैं तो देसी घी बनता है। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर वो गाय का हो तो। और देसी घी एंटी एजिंग है। अगर आप चाहते कि गाय का, मैं बता रही हूँ, मैं भैंस का या किसी और चीज़ का नहीं कह रही, गाय का देसी घी येलो कलर का होता है, उसमें से खुशबू आती है, दानेदार होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
और उसको आपने 1/4 टीस्पून और 1/4 गुड़, उसको मिक्स करके अगर आप लेना शुरू करें। गुड़ वो लोग डालेंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं तो गुड़ अवॉइड करेंगे। गर्म पानी में देसी घी डालकर सुबह खाली पेट आप पिएंगे तो समझें कि ये ग्रीसिंग है आपके आंतों के लिए। ये उनको ग्रीस करेगा, लुब्रिकेंट करेगा और आपके आंतों को अच्छा करेगा और गट हेल्थ के लिए, और गट हेल्थ आपकी अच्छी होगी। ऑब्वियस, जब गट अच्छा होगा तो आपका सेकंड ब्रेन अच्छा होगा, तो फर्स्ट ब्रेन को भी रिलैक्स मिलेगा, मतलब कि गट हेल्थ अच्छा होगा। कनेक्टेड ही है ऑब्वियसली, बॉडी के अंदर है सारा कुछ। बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि गुड बैक्टीरिया पैदा होंगे, बैड बैक्टीरिया खत्म होंगे, आपका खून अच्छा बनेगा, B12 गट हेल्थ में होता है, और आपका किडनी, सारी चीज़ें वॉश हो जाएंगी और आपकी एजिंग, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब गट हेल्थ अच्छी होगी, ब्रेन अच्छा होगा, सोचेंगे अच्छा खाना पीना चल रहा है, हेल्थ अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो स्किन भी वैसी ग्लो करेगी। स्किन, और देसी घी को ही रात को एलोवेरा जेल के साथ, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि ये गाय का है, तो उसको थोड़ा सा आप मिक्स करें एलोवेरा जेल के साथ, चेहरे को पहले वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे मसाज करें, पाँव के नीचे मसाज करें, नींद अच्छी आएगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी है। ये आपका एंटी एजिंग और आपका जो एक तरीके से मॉइस्चराइज़र है फॉर सर्दियाँ, जैसे फॉर विंटर। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं तो मैं अभी ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है एस्थेटिक डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का। अगर आपकी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक कोई आप क्लिनिक नहीं जाते हैं तो ओ माय गॉड, आप नहीं जाते, ऐसा हो गया है। लेकिन अभी भी आज भी कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिक पे बिलीव करती हैं। लेकिन मुझे अभी बताया गया है कि एक कॉल आ गई है, कॉलर से बात करते हैं। सबा हैं फ्रॉम लाहौर, वो बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सबा, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी आप? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, क्या कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी बड़ा अच्छा मौजूद याद आ बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। जी और मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो अभी डॉक्टर बिल्किस ने गट हेल्थ के बारे में बता रही थी, तो मुझे उनसे ये पूछना है कि समटाइम ऐसा होता है कि खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि गैस आपकी रिलीज होती है, बनती भी है और रिलीज भी होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी है 10 इयर्स की, उसके फोरहेड पे एक तो दाने बन रहे हैं और दूसरा उसकी जो नेक है ना, बहुत मैली सी लगती है। क्या उम्र क्या है बच्ची की बेटा? 10 इयर्स है। उसकी शुगर की चीज़ें बंद कर दें, आलू बंद कर दें, चीनी शक्कर गुड़ बंद कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक बंद कर दें। तो जो गर्दन का मेलापन है वो आप खुद देखेंगी कि हल्के हल्के सही हो जाएगा। और उसको एक्सरसाइज कराएं। और बेटा उसके सर में खुश्की होगी जिसकी वजह से माथे पे कोमेडोन्स जैसे छोटे छोटे दाने बन रहे होंगे। पुबर्टी तो नहीं, मतलब कि उसको मखसूस आयाम तो नहीं आ गए हैं? डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई आप। लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 10 साल में पुबर्टी हो जाती है, जैसे मखसूस आयाम आ जाते हैं। और अगर माथे पे, यहाँ पर, गर्दन पे, मतलब कि कान के पीछे पूरा आपकी पीठ भर रही है दानों से, तो इसका मतलब है कि सर में खुश्की लाजमी है। तो सर की खुश्की को दूर करें, मीठे से कुट्टी कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और सर की खुश्की को दूर करने के लिए कमीला पाउडर, काफूर, कमीला 2 आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। उसमें आप कोई भी ऑयल डाल दें, कोई भी कैरियर ऑयल डाल के अच्छी तरह सर की जड़ों में लगाएं। मैं जो हूँ प्रैक्टिस में अख का तेल यानी कैलेट्रोपिस ऑयल देती हूँ, जिससे ये मसला हल होता है। और फिर ज़बान पे बहुत बड़ा वाला ताला जापान का, चाइना वाला खुल जाता है तो मैं ये कहती हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। और आपका मसला जो है एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, आपके लिए कभी कभी खाना हजम नहीं होता, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी अल्सर की शिकायत तो नहीं है, या IBS इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम्स तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अगर दोनों में से कोई भी हो, मैं आपको हल बता रही हूँ। आप पहले वैसे स्टूल में H पाइलोरी का टेस्ट लाजमी कराएं। अगर H पाइलोरी है तो पैरासाइट्स जो पैदा करती हैं वो चीज़ें ना लें। वो कौन सी है? वो मिल्क, वो एनिमल प्रोडक्ट्स है। एनिमल प्रोडक्ट्स को कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। अब आपने करना क्या है, आपने मेथी दाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम,
25 ग्राम आपने लेने हैं छोटी इलायची, सबको पीस के पाउडर बना लें। इसको खानों से 1 घंटे पहले 1 टीस्पून लाजमी लिया करें और खाने के बाद 40 से 50 कदम चलना ज़रूरी है। और देखिए एक जो है बंद गोभी का अचार, बंद गोभी का अचार घर में बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें मसाले नहीं डलते, उसमें एक सेब का जूस डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और बंद गोभी को पहले आपने क्या करना है, नमक के साथ भिगो देना है, मतलब कि नमक उस पर छिड़क के आधा 1 घंटा रखें। फिर उसको अच्छी तरीके से ऐसे करके ना, जैसे बंद गोभी को आप हाथों से मसल के जो पानी हो वो निकाल लें, फिर उसको जो है ना अचार बनाने के लिए रख दें शीशे के जार में। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स को, जो आपके गुड बैक्टीरिया है उनकी अफजाइश को आपके आंतों में बढ़ाता है। और ओकड़ा वाटर यानी कि भिंडी का पानी, 2 से 3 भिंडी काट के रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह निहार मुँह ले लीजिए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर का इलाज कराना चाहती कराइए, ये हर्बल रेमेडीज़ उनके साथ कीजिए जी। और सबसे जो अहम स्टेटमेंट इस पूरे लेक्चर में दिया गया है, मीठे से कुट्टी कर लीजिए। हाँ, कुट्टी। और ये रील आपने लगानी है चाहे टोस्ट और होस्ट के इंस्टाग्राम पे, आईटी वाले भैया सुन लें और ऊपर लिखा होना चाहिए मीठे से कुट्टी कर लीजिए। ये स्टेटमेंट तो हिट हो गया है इसका। हाँ, मैं यही कहती हूँ। अब यही ना कि मोर ने मोरनी से क्यों कुट्टी कर ली थी, तो बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने। मीठा जो है वो अगर आप कम, मैं कहती हूँ कि मीठा ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम दोनों ही आपको पता है ख़तरे का बाइस हैं, तो मियाना रवि इख्तियार कीजिए कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, बिल्कुल मीठा अच्छा है, ग्लूकोज सोचने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो फिर वो गन्ने का रस है, वो गन्ने के रस को पका कर उसमें चीज़ें डालकर उसका कलर काट कर फिर उसको प्रोसेस में डाल के, वो नहीं है। और मीठा जो हम कहते कि हमें मीठा, चुकंदर भी मीठा है, उससे भी देखिए अल्लाह गफूर रहीम ने हर चीज़ों पे मीठे की और विटामिन सी की मकदार रखी है, हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है। मीठा खजूर भी आप खाएं, आपको फ़ायदा होगा। आप इंजीर खाएं जिसके रब ने कसम खाई है, ज़रूरी कि चीनी आपने लेना है। बिल्कुल ऐसा ही।